ओके बेटा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, तो अभी मैं उस वीडियो को आगे ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा, तो इसके लिए शायद से 2 पार्ट बन जाएंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में यही ध्यान रखना कि दोनों 2 वीडियो में इकट्ठी आपको सेंड करूंगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की। तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्स, ये हम क्लियर है हमें। नाउ अगेन वी हैव 2 पॉइंट्स P and Q, and let us assume that point P is at potential V1 and point V2। अब देखिए मैं जा रहा हूं V1 से V2, ध्यान से समझिएगा, मैं जा रहा हूं V1 से V2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रही है dr। अब अगर देखा जाए तो आई एम मूविंग अवे फ्रॉम द या इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और हमारा कांसेप्ट क्या था? हमारा कांसेप्ट ये था कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता हूं तो पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए, तो इस केस में क्या होना चाहिए कि अगर मैं इधर मूव करूं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो, यानी कि V1 की वैल्यू V2 से कम होनी चाहिए। ये हमें प्रूव करना है ना। अभी तो अपनी डायरेक्शन बात करें, तो मान लीजिए चलो मैं dr की इधर ही लेके आता हूं, ऐसा कर लेते हैं अपने कांसेप्ट के हिसाब से कि मैं इधर से इधर आया, तो हमारा कांसेप्ट क्या था कि as we move in the direction of the electric field the value of the potential decreases। तो अब मैं इलेक्ट्रिक डायरेक्शन किधर है? Q से P, Q से P अगर हम आ रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो V2 है that is greater than V1 और V1 is less than V2। चलिए करते हैं कोशिश, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो V1 क्या होगा बेटा? नेगेटिव चार्ज था, फिर वही अपना पॉइंट ले लीजिए, दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r1 and this is at a distance of r2 from the charge, minus kq, नेगेटिव चार्ज था ना बेटा, minus kq by r1 और v2 is equal to minus kq by r2। ध्यान से समझिएगा, वही बात है, v is inversely proportional to r, v is inversely proportional to r। अब जिसमें r की वैल्यू ज्यादा होगी उसका पोटेंशियल क्या होगा? कम। r की वैल्यू ज्यादा किसमें है? Q में, तो पोटेंशियल किसका कम होगा? इसका। लेकिन यह बात ध्यान दीजिएगा, इस फैक्टर की वैल्यू कम होगी, और ये क्या है? नेगेटिव। तो अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 3 आई, जस्ट अज्यूम इसकी वैल्यू 4 आई, तो ये वैल्यू बनी -3 और ये वैल्यू बनी -4। तो बताइए कौन बड़ा? -3 वोल्ट बड़ा कि -4 वोल्ट बड़ा? -3 वोल्ट बड़ा। इट मींस V2 is greater than V1 और V1 is less than V2। इसीलिए यहां पे वो पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसको आप याद रखेंगे। क्या रखेंगे यार? The potential, the electrostatic potential or the potential decreases in the direction of electric field intensity। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है ये। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? हमने केस लिया था अभी जब थीटा 0 है या थीटा 180 है, वो 2 केस हम लिए हैं, उसमें हमने देखा। अब केस लेते हैं इफ थीटा इज 90 डिग्री। हमारे पास रिलेशन क्या आई थी बेटा? dv is equal to minus e dot dr। if सेकंड केस हम बात करें, if theta is equal to 90 degree, if theta is equal to 90 degree, then dv is equal to minus e dr cos of 90। cos 90 क्या होता है बेटा? 0। तो dv की वैल्यू क्या हो गई? 0। dv 0 means potential is constant, potential is constant, that is dv 0 क्या होगा? vf minus vi is equal to 0। तो एक ही सरफेस पे, कोई भी सरफेस है
उसके अगर मैं 2 पॉइंट लेता हूं तो उन दोनों पॉइंट में पोटेंशियल क्या है, सेम है। कब हुआ, when थीटा इज 90 डिग्री। इट मींस, और ऐसी सरफेसेस को हम बोलते हैं बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। हमारा जो आज का जो बात करना चाहते हैं उसके लिए बेसिकली हमारे पास जो था वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बेसिस को डिस्कस कर रहे थे। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं, these are those surfaces at every point of which the electric potential remains same। ध्यान से समझिएगा क्योंकि भी सेकंड पॉइंट भी उसका निकालेंगे। These are those surfaces at every point of which the electrostatic potential is same। Electrostatic potential is same, that is constant, तो these surfaces और को are called as equipotential surfaces। तो equipotential surface कौन सी हुई बेटा, जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो, सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब आपने एक बात देखी, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कब आई थी, when electric field and displacement vector are perpendicular to each other। इसलिए यहां पे आप एक पॉइंट और लिखेंगे और वो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular to equipotential surfaces। ये दो पॉइंट अभी मैंने लिखवाए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे और भी कई चीजें इसके अंदर एक पॉइंट दो पॉइंट और ऐड होगा, लेकिन ये पॉइंट आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्या था, द पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सेकंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब कोई मुझसे पूछे कि सर बताइए, प्रूव कीजिए इस बात को कि कैसे है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए क्या, लेट अस अज्यूम कि मेरे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस थी ऐसी, ये कोई प्लेन सरफेस थी बेटा, ओके, ये कोई प्लेन सरफेस थी। अब अगर ये कोई प्लेन सरफेस है, कोई भी मेरे पास चार्ज मैग्नेटिक प्लेन शीट है, मान लीजिए ऐसी कोई मैग्नेटिक प्लेन शीट है, और यहां से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस तरीके से जाए, मेकिंग सम एंगल विद दिस शीट, विद द प्लेन ऑफ दिस शीट। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और एक cos component। ओके, नाउ अब अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक, मान लीजिए ऐसा होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अनुलोम भी हो गया कि नहीं हो गया, ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस सरफेस के अनुलोम हो गया, और हम क्या कह रहे थे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है बेटा, पोटेंशियल सेम होता है। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में, अगर मैं कोई बात करूं, कोई मेरे से बोले कि देखिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है कुछ ना कुछ, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैंने इस पर सरफेस पे कुछ पॉइंट्स ले लिए, मान लीजिए 3 to 4 पॉइंट्स में ले लेता हूं, 1 2 3 4 पॉइंट्स मैंने ले लिए। अब अगर मैं इधर मूव कर रहा हूं तो I am moving in the direction of the electric field, E cos theta कुछ कंपोनेंट था, I am moving in the direction of the electric field, तो पहला ही पॉइंट था पोटेंशियल शुड डिक्रीज, तो V1 V2 V3
V4, तो V4 is less than V3 is less than V2 is less than V1। जो हमारी सबसे पहली assumption थी कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो भाई ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बची ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो पोटेंशियल अलग-अलग है, पोटेंशियल सेम नहीं है। और ये सेम कब होंगे? ये सेम तभी होंगे बेटा जब इस डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यानी कि cos कंपोनेंट को क्या होना पड़ेगा? 0 और थीटा को क्या होना पड़ेगा? 90। इसीलिए हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है ये वाली बात? यहां तक क्लियर है? बेसिक बिल्कुल क्लियर है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। ओके, तो कल हम बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करेंगे। उसमें भी बहुत अच्छा कांसेप्ट है कि ये कैसे ड्रॉ होती हैं। देखिए, आपने देखा कि हमने जब इक्विपोटेंशियल सरफेस का बेसिक स्टार्ट किया तो हमने इस रिलेशन से स्टार्ट किया, इसीलिए ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। और कल हम जब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करेंगे तब भी हम इसी रिलेशन का यूज करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन। इसलिए हमने इसको पहले डिस्कस भी किया था, इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत हमने किए थे। दैट इज द मेन रीजन कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को पूरे के पूरे को सिर्फ एक ये इक्वेशन एक्सप्लेन करती है। आपने दोनों पॉइंट सिर्फ इसी से एक्सप्लेन किए हैं। अब कल आप ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को, तब भी आप इसी इक्वेशन को यूज करेंगे, और जब न्यूमेरिकल करेंगे इस टॉपिक पे तब भी हम इसी इक्वेशन को यूज करते हुए न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।